डॉक्टर्स वेलकम बैक। तो हमने जाना पद्मश्री डॉक्टर वी.के. गुप्ता से कि कैसे नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को दिल्ली यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन मिली। आज केवल BHMS ही नहीं, MD, PhD न जाने होम्योपैथी ने कहाँ कहाँ तक एडवांस कर लिया है। लेकिन फिर भी आज के यंग डॉक्टर्स में किस चीज़ की कमी है, पढ़ते हुए किस चीज़ में या प्रैक्टिस करते हुए किन चीज़ों में उसको ध्यान देना चाहिए। आइए वैल्यूएबल टिप्स लें पद्मश्री डॉक्टर V.के. गुप्ता के संग। इसमें कोई शक नहीं है कि होम्योपैथी की प्रोग्रेस दिन प्रतिदिन होती गई। कहाँ हम डिप्लोमा में थे, फिर हमारी डिग्री हुई, अब PhD हो रही, अब हमारे नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के अंदर प्रपोजल चल रहा है कि सुपर स्पेशलाइजेशन हो। तो इसलिए इस तरह की बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे वहाँ तो सबसे बड़ी कमी है कि स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। बच्चा जो स्टूडेंट जो पास करता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर या PG में भी आता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि प्रैक्टिस होम्योपैथी कर सके। उसके उसके कई कारण हैं कि जब तो वो पढ़ता होता है तब उसका एम होता है मैं एग्ज़ाम पास करूँ। उसको चिंता नहीं होती कि मैं प्रैक्टिस में क्या होगा। और जब वो प्रैक्टिस में जाता है तो उसको लगता है कि जो होम्योपैथी की जो इतनी सिम्टम्स हैं, मैथमेटिक्स इतनी वास्ट है, तो उनको बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि उसको रिज़ल्ट लेने में। तो ये कहा जाता है कि मैथमेटिक्स के बारे में कहा जाता है कि मतलब एक ड्रग हेडेक से शुरू होती है, वर्टिगो और होता है, और 10-15 दवाई पढ़ लेगा तो उसको कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं कौन सी दवाई दूँ। तो ये स्किल डेवलपमेंट जो है बिल्कुल नहीं होने की वजह से उसको रिजल्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है, तब वो दाएं बाएं देखता है। तो इसमें मेरा एम्फेसिस ये होना है कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। हाउ टू डायग्नोसिस तो आजकल इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, हाउ टू डायग्नोस ए रेमेडी फॉर द पेशेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हर अधिकांश कॉलेज में नेगलेक्ट हो रही है। दूसरा रीज़न, हमारी इंडोर फैसिलिटी तो है लेकिन उसमें बेड ऑक्यूपेंसी पूरी नहीं है, तो उन बच्चों को एक्सपोजर नहीं होता। तो इस प्रकार जो है, और जो हमारे डॉक्टर वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो कि OPD में बैठे हुए हैं, वो भी क्लासिकल होम्योपैथी नहीं करते, तो उससे बच्चों को कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और मार्केट में जब आते हैं तो उनको कोई हेल्प नहीं मिलती, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि साइंस ख़राब है, साइंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमको साइंस की पूरी ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से, स्किल डेवलपमेंट ना होने की वजह से हमारे इनिशियल प्रैक्टिस में रिजल्ट अच्छे नहीं आते, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कभी कभी दाएं बाएं वो अपना दूसरा जॉब ढूंढते हैं। सर, तो आज के यंग डॉक्टर्स को प्रैक्टिस में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मुझे 55 साल हो गए प्रैक्टिस में, और मैंने देखा है कि जब भी हमारे यंग डॉक्टर, इवन सीनियर डॉक्टर, हमेशा जब भी पेशेंट उनके सामने आता है वो डायग्नोसिस को बॉदर करने लगते हैं। जब डायग्नोसिस को बॉदर करने लगते हैं तो वो रियल होम्योपैथी से काफ़ी दूर हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि डायग्नोसिस जरूरी नहीं है, डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब OPD बैठते हैं, गवर्नमेंट के OPD बैठते हैं, तो उनको डेटा कलेक्ट करना होता है कि उसमें कौन से क्लिनिकल डायग्नोसिस किया, कौन सा पेशेंट देखा, उस पॉइंट के लिए तो ठीक है। लेकिन जब डायग्नोसिस के हिसाब से दवाई ढूंढने लगते हैं और उसमें वो गलती करते हैं, क्योंकि ये रियल होम्योपैथी ये नहीं है। हमारी होम्योपैथी ड्रग प्रूविंग से शुरू होती है। ड्रग प्रूविंग में हमने ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी देखी है, और हमारी पूरी एडवांस पैथोलॉजी तक नहीं हुई है। और हमारी होम्योपैथी मेडिसिन भी डायनेमिक है। जब दोनों डिजीज़ भी डायनेमिक है और ड्रग भी डायनेमिक है, तो सिम्टम्स भी हमारे वो फाइनल होने चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पेशेंट एज ए होल। उसकी मैं गाइडेंस देना चाहूँगा कि थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर को यदि आदमी देख ले, थिंकिंग, फीलिंग में इमोशन सारी हैं, और इसे न्यूरोकॉग्निटिव साइंस और या बिहेवियर मेडिसिन की हम बात करते हैं, तो जब कोई विचार आएगा, इमोशन डिस्टर्ब होगी, तो उसका बिहेवियर में कोई असर तो आएगा ना। वो बिहेवियर हमारा सब रिकॉर्डेड है, हमारे मैथमेटिक्स में सारा रिकॉर्डेड है। यदि हम उन सिम्टम्स को देखते हैं, थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर को, तो हम रियल होम्योपैथी की बात करते हैं। यदि पेशेंट
में ये थिंकिंग फीलिंग और के सिम्टम नहीं आ रहे, नहीं मिले तो जैसे कि हम कई बार देखते हैं जहाँ एडवांस पैथोलॉजी हो जाती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, मल्टी ऑर्गन डिजीज होती है और बहुत एडवांस्ड, तो ये करेक्टरिस्टिक सिम्टम कई बार ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर हम डिजीज़ की डायग्नोसिस के हिसाब से, टिश्यू एफिनिटी के हिसाब से, रीजनल प्रोक्लेविटी के हिसाब से, ऑर्गन एफिनिटी के हिसाब से दवाई दे सकते हैं, जो कि हमको अपने एक्सीडेंटल प्रूविंग से हमको मिली है, तो उस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। कायदे से हमको अपनी ड्रग प्रूविंग को उस एक्सटेंट तक भी करना चाहिए कि जिसमें हमको ऑर्गेनिक चेंजेस आ सकें। हमको टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी भी करनी चाहिए ताकि हमको वो फेज भी पता होना चाहिए। Freshers, I know you must be loving this episode. Some more valuable tips right here. ये हमने प्रैक्टिस में ये देखा है कि जिसकी ससेप्टिबिलिटी हाई होती है उसकी रिएक्टिविटी लो होती है। ऐसे केस में बॉडी में डीप पैथोलॉजी के सिम्टम्स आते हैं और ग्रॉस पैथोलॉजी सिम्टम्स आते हैं, वहाँ पे करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की कमी आने लगती है। जहाँ पर हमको करेक्टरिस्टिक सिम्टम कम आते हैं, इसका मतलब है उसमें डिजीज हमको ड्रग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं आएगा। जहाँ पे हमको टोटलिटी ऑफ द करेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलते हैं वहाँ पे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जहाँ पे हमारी ससेप्टिबिलिटी लो है, रिएक्टिविटी हाई है, वहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, वहाँ हमको फाइनल सिम्टम मिलते हैं। ये हमारा एक तरह का प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस होना चाहिए कि हमको इस पेशेंट को क्या मिलेगा। हमको पता होना चाहिए इस पेशेंट में कितना फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा नहीं हो सकता। हम अपना अंदाज़ लगा सकते हैं इसका प्रोग्नोसिस क्या हुआ। कुछ टिप्स दें इनक्योरेबल डिजीजेस के ऊपर। बहुत एडवांस केसेस में जहाँ पर पेशेंट की डेथ इमिनेंट है या प्रोग्नोसिस ख़राब है या डिजीज़ लिंगर ऑन हो रही है, ऐसे केस में भी यदि हमको थिंकिंग फीलिंग और उसको बिहेवियर के सिम्टम मिल जाते हैं, तब भी हमको उस स्टेज में दवाई देने से हम पूरा क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे मैंने कई केस देखे हैं। जब हमारे केस आते हैं जो कि बिल्कुल क्रिपल्ड हो जाते हैं, हम दवाई देते हैं तो पेशेंट कहता है अब तो डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, मुझे पता होता है ये ठीक नहीं हो सकता। तो मतलब ऐसे केस में वो फाइनल सिम्टम मिल जाते हैं, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। उससे उसकी वाइटल फोर्स स्टिमुलेट हो जाती है। ऐसे क्या चेंजेस आने चाहिए सर हमारे सिलेबस में या करिकुलम में? व्हाट डू यू फील सर? मैं एक और एडवाइस देना चाहता हूँ कि हमारी जो सिस्टम हो, जैसे हमारे ऑर्गेनोन है, मैथमेटिका है, कोई भी साइंटिस्ट या मॉडर्न साइंटिस्ट या एलोपैथी डॉक्टर उसको समझता नहीं है। हमारा समय वो हमको आ गया है कि हमारी ऑर्गन को मॉडर्न भाषा में लिखा जाए और विदाउट चेंजिंग द स्पिरिट ऑफ ऑर्गन। ये बहुत ज़रूरी है। इसी संपर्क में मैंने अपने मेरे जो मोबाइल फ़ोन है, मैंने उसमें ना अपने डीबी में अपना डाला हुआ है। उसमें मैंने लिखा कि इन मॉडर्न कंटेक्स्ट होम्योपैथी कैन बी डिफाइंड एज अमलगमेशन ऑफ द न्यूरोकॉग्निटिव साइंस एंड बिहेवियर मेडिसिन। इसका मतलब ये हुआ कि थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन, थिंकिंग फीलिंग एंड बिहेवियर ये तो चीज़ है, एंड न्यूरोकॉग्निटिव इज अ साइंस एंड द बिहेवियर मेडिसिन इज आर्ट। एंड डॉक्टर हैनीमैन ने हमेशा कहा है कि एफोरिज्म 5 एफोरिज्म 6 में डॉक्टर को ऑब्जर्व करना चाहिए, ना कि हमारा डायग्नोसिस लेकर कोई आ जाए तो इस पे दवाई दो। फिजिशियन को ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसकी बिहेवियर कैसा है, पेशेंट की थिंकिंग उसको कैसी हो रही है, व्हाट इज मेंटल स्टेट एट दैट टाइम, व्हाट इज द इमोशन एट दैट टाइम। एंड हमेशा हमको प्रिस्क्राइबिंग के टाइम पर उसी वक्त की एक्यूट सिम्टम्स को, एक्यूट और क्रॉनिक और या प्रेजेंट टोटलिटी ऑफ द करेक्टरिस्टिक सिम्टम को कंसिडर करना चाहिए, तो हम कभी फेल नहीं होंगे। Thank you so much, sir. And stay tuned, subscribers.
and please share it and like it. Bye.